वो चैनल को ईवीएस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया 15 है मिनट जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जल्दी से आंसर करके बता देंगे कि जो ओजोन परत है वो जो है पतली होती जा रही है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो पतली होती जा रही है, कम होती जा रही है, किसके कारण कम हो रही है? चलिए जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सभी का वेलकम है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वो ओजोन लेयर अच्छी वाली ओजोन रहती है। दो प्रकार की ओजोन है, खराब ओजोन और अच्छी ओजोन। अच्छी ओजोन सप्ताप मंडल में पाई जाती है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, और खराब ओजोन हमें पराबैंगनी किरणों से नहीं बचाती, वो शोभ मंडल में पाई जाती है। अब जो ओजोन परत है उसकी मोटाई कितनी होना चाहिए? 300 से 500 डॉप्सन होना चाहिए। जो ओजोन परत है उसकी मोटाई कितनी होना चाहिए? 300 से 500 होना चाहिए। अगर 300 से कम हो जाता है, अगर 300 से कम हो जाता है, इसका मतलब ओजोन लेयर पतली हो रही है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है। तो किसकी वजह से ओजोन लेयर पतली होती जा रही है? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? जो ओजोन रहता है, जो ओजोन रहता है उसको तोड़ देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन रहता है वो ओजोन को तोड़ देता है, ओजोन को पतला कर देता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर से, अभी के जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं वो हमारे ओजोन लेयर को पतला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के फायर एक्सटिंग्विशर से पुराने, उससे जो धुआं निकलता था वो हमारी ओजोन लेयर को पतली करती थी। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये भी हमारी ओजोन लेयर को पतला करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर की मोटाई तो हमने देख ली, लेकिन ऊंचाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है? दो चीजें याद रखना है, दो चीजें एग्जाम में आपको याद रखना है। ओजोन लेयर की मोटाई इतनी होती है, लेकिन ऊंचाई कितनी होती है ये भी जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ऊंचाई यानी कि हाइट, हाइट कितनी होती है ओजोन लेयर की? 30 से 32 किलोमीटर। कितनी होती है? 30 से 32 किलोमीटर। इसीलिए ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए, ओजोन लेयर के कंजर्वेशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 में। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सी प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापिस आ जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। कौन सी प्रक्रिया के कारण, कौन से प्रोसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वापिस हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाता है? अगर मैं बात करती हूँ फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, तो ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस नहीं करता है। अगर मैं डिकेड ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ, डिकेड ऑर्गेनिज्म का जब बैक्टीरिया डीकंपोजिशन करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, यानी कि इसका भी आंसर ये नहीं होगा। लेकिन जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब श्वसन किया जाता है, तो जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे हमारे वायुमंडल में वापस आता है? रेस्पिरेशन से, श्वसन से वापस आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसका आंसर कर देंगे। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन परत का कौन सा हानिकारक प्रभाव पड़ता है? देखिए, हम एक ही साल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें दो क्वेश्चन ओजोन से आए हैं,
2 क्वेश्चन ओजोन लेयर से पूछे गए हैं। ओजोन वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब ओजोन परत के कारण कौन सा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर हमें ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों से नहीं बचाती है तो स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर हो सकता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो हड्डियां कमजोर ओजोन लेयर की वजह से नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अपच जो होता है वो ओजोन लेयर की वजह से नहीं होता है, त्वचा कैंसर होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। प्रदूषक को कम करने के लिए पौधे के उपयोग से जुड़ी बायो रेमिडिएशन प्रक्रिया क्या होती है। चलिए, अगर हमें अपने वायुमंडल से प्रदूषण को कम करना है तो कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसे कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो पौधों का उपयोग करते, पौधे अगर हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, जब आप पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, पौधे क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगी, उसे फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है, कौन सा यहाँ पर स्टोमेटा का काम नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। और अगर आपका ये गलत होगा तो आपको लाइक और शेयर करना है क्लास को। और मैंने कल कहा था कि जो बच्चे क्लास में लेट आएंगे उनको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट की क्लास है, लेट नहीं आना है, 4:30 बजे क्लास में आ जाना है। और आपका फाइन ये रहेगा कि आप जितने मिनट लेट होंगे उतनी जगह आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे आज लेट आए हैं, ईमानदारी से जितने मिनट लेट है उतनी जगह शेयर कर दो। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उत्सर्जन में रंध्र का कार्य नहीं है, जल संतुलन को नियमित करना, यानी कि जो पौधों में वाटर बैलेंस होता है वो रंध्र करते हैं, ये रंध्र का काम है। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये रंध्र का काम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ये रंध्र का काम होता है। जब स्टोमेटा बंद होता है, जब स्टोमेटा बंद होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, और जब खुलता है तो ऑक्सीजन को बाहर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना रंध्र का काम नहीं है। पोषक तत्वों को अवशोषित करना, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ये भी रंध्र का काम नहीं है, ये तो जड़ें करती है। ये तो कौन करता है, जड़ें करती है। तो यह आपको याद रखना है कि ये दोनों काम हमारे रंध्र के नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। मैम मैं आधा मिनट लेट हुआ हूं, तो अमरेश जी अगर आप आधा मिनट लेट है तो एक जगह शेयर करना है ना, आधा मतलब अप्रोक्सीमेट एक जगह, आधी जगह तो शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर रंध्र का ये दोनों काम नहीं है, आपको याद रखना है। तो आपने गलत किया था, जिन बच्चों ने गलत किया था, अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन, इसका आंसर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी गतिविधि के कारण एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। चलिए जल्दी से आंसर करो। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है। उसके पीछे कारण क्या है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, जो सन की गर्मी रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये प्रकाश को अवशोषित करती है क्या, नहीं। प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता। ये वार्म करंट्स को एब्जॉर्ब करती है क्या, गर्म धाराओं को एब्जॉर्ब करती है क्या, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसे भी लगा देंगे कि वनों की कटाई से इसकी संभावना बढ़ सकती है। अगर आप वन को काटेंगे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटेंगे तो किसकी संभावना बढ़ जाएगी, जल्दी से आंसर करके बता देना है। लैंडस्लाइड हो जाएगा।
जब आप वन को काटेंगे या आप पेड़ों को काटेंगे, पेड़ की जो जड़ें रहती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो जब आप पेड़ों को काट देंगे तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, ऊपर की जो मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाएगी क्योंकि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं रहेगा। तो ये दोनों जो है वनों की कटाई के कारण बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोला है, बढ़ता है बोला है। अगर ये क्वेश्चन आता कि वनों की कटाई के कारण क्या कम होता है, तो आपको याद रखना है कि वर्षा कम हो जाती है। देखिए क्वेश्चन कैसा भी आपको घुमाने के लिए देगा। अगर जब वनों की कटाई करते हैं तो लैंडस्लाइड बढ़ जाता है और सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, लेकिन वर्षा जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इसका आंसर तो मोर देन ही है। अगर क्वेश्चन में कम होना पूछता था तो हम आंसर क्या करते थे, वर्षा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन जल्दी से आंसर करना है। चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है, फास्ट आंसर करना है। चिपको आंदोलन के संबंध में, चिपको आंदोलन क्या था कि हम अगर पेड़ों को काटने नहीं देंगे, हम उससे चिपक कर खड़े हो जाएंगे चाहे हमारी जान चली जाए। ये चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। तो पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी, सुंदरलाल भगुना ने किया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से बचाया था। ये भी बिल्कुल सही है। ये वन संरक्षण के लिए एक आंदोलन है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आप लोग मुझे बताइए कि चिपको आंदोलन कौन से साल में हुआ था, जल्दी से आंसर करना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल भगुना ने उत्तराखंड में की थी। उसकी शुरुआत कौन से साल में हुई थी, 1973 के दौरान हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चिपको आंदोलन ने किससे नेतृत्व लिया था या किससे इंस्पिरेशन लिया था? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसने जो इंस्पिरेशन लिया था बिश्नोई आंदोलन से लिया था। बिश्नोई आंदोलन क्या था? बिश्नोई आंदोलन क्या था कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई लोगों ने चिपक कर पेड़ों से खड़े हो गए थे और उसे काटने नहीं दिया था। और उसकी शुरुआत अमृता देवी बिश्नोई ने की थी। उसको देखते देखते चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे। बायोगैस को अच्छा स्रोत माना जाता है, क्यों? जल्दी से आंसर करना है। बायोगैस जो है वो ऊर्जा का एकदम अच्छा स्रोत है। बायोगैस से ऊर्जा जो मिलती है, अच्छी ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये राख पैदा करता है क्या? नहीं, राख पैदा नहीं करता है। ये मीथेन का उत्पादन करता है। एक तो मीथेन का उत्पादन करता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करती है। मीथेन गैस को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद किया जाता है। और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो बायोगैस को अच्छा स्रोत इसीलिए माना जाता है, एक तो ये मीथेन गैस बनाता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे ढक देते हैं। जब भी बायोगैस बनाया जाता है उसे ढक कर बनाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए तो अगर आप इसी तरीके से, आपकी गलतियां बहुत हो रही है, सारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा आज गलती कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप टीचिंग परीक्षा की पेड क्लासेस में जुड़ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी पढ़ाई और टॉपिक वाइज अपने PYQ सॉल्व कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ने के बाद मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले BPSC TRE 3 का प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर जो कैंसल हुआ था, जो पेपर कैंसल वाला था वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर कर देना है।
जल्दी जल्दी आंसर कर देना। अभी हम सारे बीपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम और बहुत सारे नए क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सोचेंगे भी नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप डेली 4:30 बजे क्लास करते हैं, आप ईवीएस के लिए बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको बताना है कि अगर हमें भूकंप की तीव्रता को मापना है तो कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सीज्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो भूकंप आता है वो सीज्मिक वेव्स प्रोड्यूस करता है और सीज्मिक वेव्स को मापने के लिए सीज्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना रहता है? हमारे वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। सबसे ज्यादा हमारे वायु में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है 21% ऑक्सीजन हमारे वायु में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन जल्दी से आंसर कर देंगे। आपको बताना है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? एरोप्लेन। एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं, जहां पर मौसम की घटनाएं नहीं रहेगी वहां पर एरोप्लेन बहुत अच्छे से फ्लाई करते हैं। तो वायुमंडल में जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कौन से परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। ठीक है, चलिए उसकी ऊंचाई बता दो। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट बता दीजिए जल्दी से कमेंट में। यही समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमने पढ़ लिया है ओजोन लेयर के बारे में। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी रहती है? 13 से लेकर 50 किलोमीटर, या कई जगह पर 15 से 50 भी दिया है, लेकिन ये वाला आपको मानना है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर की जो ऊंचाई रहती है 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक रहती है। 13वें नंबर का क्वेश्चन, पर्यावरण के लिए किससे खतरा बढ़ते जा रहा है? जल्दी से आंसर करेंगे। हमारे एनवायरमेंट में किससे ज्यादा खतरा बढ़ते जा रहा है? अगर फसल की वृद्धि होगी तो ये पर्यावरण के लिए खराब नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छा रहता है। अगर आप पौधे को ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे, इसका मतलब हमारे पर्यावरण जो है शुद्ध होते जा रहा है, तो ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ते जाएगी, अगर जनसंख्या बढ़ते जाएगी, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, रिसोर्सेस का ज्यादा इस्तेमाल होते जाएगा, और वो हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14th नंबर का क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आंसर करिए। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? फास्ट आंसर करना है। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट किस प्रकार के रेगिस्तान के अंदर आता है? सॉफ्ट तो काट दो, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। सहारा जो है किस प्रकार के रेगिस्तान के अंदर आता है? गर्म रेगिस्तान के अंदर आता है, गर्म डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट। जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, आगे आज का लास्ट क्वेश्चन, 15वें नंबर का क्वेश्चन। जल्दी जल्दी आपको बता देना है कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे भारत में कब लॉन्च हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन, जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने सफाई की, झाड़ू निकाली, टीवियों में बहुत सारा आया, लेकिन उसके बाद सब भूल गए कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? गांधी जी के बर्थडे में आया था, 2 अक्टूबर 2014 में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 में। और 2014 में गांधी जी कितने साल के हो गए थे? 150 साल के हो गए थे, 150 साल के हो गए थे, ये आपको याद रखना है। और स्वच्छता दिवस अलग है। ठीक है, स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन अलग होता है, स्वच्छता दिवस अलग होता है। तो स्वच्छता दिवस जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, और ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आज मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। आज हमारे 500 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और फटाफट लाइक और शेयर करते जाएंगे।
और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो कल मिलते हैं, 2 क्वेश्चन के होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है, ठीक है। तो बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड